हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत एक नए कोटेशन के साथ करते हैं। बड़ी मंजिल के राहगीर। राहगीर मतलब राह पे चलने वाले। बेटा, राहगीर का मतलब होता है राह पर चलने वाले होते हैं, ठीक है ना। बड़ी मंजिल के राहगीर छोटे दिल नहीं रखते। मतलब ये कह रहा है कि छोटा दिल मत रखा करिए, चढ़ाव उतार बहुत ज्यादा आएगा। जैसे कहने का मतलब एक पीक है ये। इस पीक पे चढ़ने के लिए आप कभी कभी यहीं से लुढ़क जाएंगे, फिर आप यहां से लुढ़क जाएंगे, फिर आप यहां से लुढ़क जाएंगे, फिर आप यहां से लुढ़क जाएंगे, आप यहां से लुढ़क जाएंगे। देखिएगा, आप इतना ज्यादा लुढ़कते हुए तो जा रहे हैं। आप देखिए, इतना लुढ़कते हुए जा रहे हैं, लेकिन आपको स्लोप भी बहुत अच्छा मिलता जा रहा है आप चढ़ने में। अब यहाँ चढ़ने में आप गिर नहीं सकते यहाँ तक, लेकिन अचानक जब आप चढ़ना शुरू किए तो देखिए, एक बैग चढ़े तो ऊपर आसमान दिखाई देना नहीं शुरू किया। फिर आप गिरे तो फिर थोड़ा सा स्लोप मिला, फिर चढ़े तो फिर थोड़ा सा स्लोप मिला, फिर गिरे तो फिर स्लोप मिला। मतलब कहने का ये है तात्पर्य, बड़ी मंजिल रखोगे तो बड़ी मंजिल के साथ साथ छोटे दिल मत रखिए, क्योंकि गिरना स्वाभाविक है। गिरने का मतलब होता है आप चढ़ने के तरीकों को और अच्छा मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यहां तक गिरने में कोई औकात नहीं है कि आपको कोई यहां तक आने में रोक सके। लेकिन आपको बस यही पीक पे चलना है। यदि आप यहां तक आ गए हैं तो एक पीक पॉइंट हो जाएगा। फिर आप जब नीचे ढलान शुरू कर देंगे, फिर भी देखिए नीचे धीरे 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 आप आ रहे हैं। फिर आपको पूरी प्राकृतिक, पूरी कायनात, पूरी समाज, पूरी सोसाइटी, घर वाले, परिवार वाले, बीबी, बच्चे, नहीं तो आपकी वो फ्रेंड जी, सब के सब सहयोग करना शुरू कर देंगे। फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पीछे देखेंगे भी तो ये पीक पॉइंट आपको इधर देखने की मजबूरी नहीं हासिल करेगी। चलिए, इसी के साथ आप लोगों का 25 सीरीज में एक नए कंसेप्ट के साथ आप लोगों को सिखाने की कोशिश किया था कि मैंने, आप खुद देखिए, गिरते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढलान को पूरा नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये होता है कि आप और स्लोप बना रहे हैं और बेहतर चढ़ने की कोशिश करेंगे। आज अर्थव्यवस्था से सवाल है। सवाल नंबर 1 है, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस वर्ष किया गया था। देखिएगा, इसके बाद जो आपको डाटा मिलेगा, आप अचीव नहीं कर बिलीव नहीं कर पाएंगे कि इस डाटा के साथ ऐसा ऐसा चीज। आप बने रहिएगा। केवल 50 सवाल आज करेंगे हम लोग मिलके, 50 सवाल करेंगे। उसके बाद आज हम राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण और क्या नाम है, बैंकिंगकरण कब से समझेंगे, 1870 में। केवल ये क्लास 10 मिनट के अंदर अंदर समाप्त कर देंगे। इतना बेहतर तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, बताइए। अच्छा, वो एक सवाल का आंसर नहीं बताया। ऑप्शन नंबर सी 68 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। बताइए किसके द्वारा किया गया था। डॉक्टर विलियम गाइड के द्वारा किया गया था। देखिएगा, इनका नाम तो आप अपने लेवल पे रखिएगा, लेकिन यह हरित क्रांति शब्द वर्ल्ड में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो गेहूं की चर्चा को लेकर ये सब सारी बातें की गई थी। आप पिछले वीडियो में जाइएगा, हरित क्रांति और पंचवर्षीय योजना से संबंधित मैंने लाइव क्लास चलाया हुआ है। जब आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलेंगे होप वाला, तो उसमें चले जाइएगा लाइव में जाइएगा। अर्थव्यवस्था से संबंधित मैंने क्लास चलवाया है, शायद पेट के लिए वो क्लास है, और उसमें मैंने हरित क्रांति पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। मुझे खुद अपने पे विश्वास है कि वो बहुत अच्छा है। हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी, तो बेटा शुरुआत कब की गई थी, इस सवाल का जवाब होगा 66 में किया गया था, ठीक है ना। भारत में कृषि क्रांति की शुरुआत किस प्रजाति के बीज से किया गया था, तो अभी अभी तो सवाल का जवाब मैंने दे ही दिया था आप लोगों को। गेहूं से किया गया था। किससे किया गया था, गेहूं से। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल से की गई थी, रबी और जायद और खरीफ। देखिए, एक एक छोटे छोटे चीजों को हम बहुत अच्छी तरीके, मतलब हम बेसिक से शुरू करते हैं, आपको एकदम हीरो तक ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको कोई समस्या ना आए समझने में, ठीक है ना। 5 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। खरीफ फसल से शुरू किया गया था। किससे किया गया था, खरीफ फसल से शुरू किया गया था, ठीक है ना। निम्न में कौन सा हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव, मतलब हरित क्रांति से जितने सवाल बनते हैं सारा आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। चलिएगा, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा, मृदा और उर्वरता में ह्रास था। नकारात्मक मृदा में मतलब बहुत ज्यादा आप लोगों ने डाई यूरिया खाद उपयोग करना शुरू कर दिए, तो क्या नाम है, खेत का पैदावार गिर जाता है। कुछ समय के लिए तो बेहतर है, लेकिन आगे का परिणाम बड़ा बुरा निकला।
अब बताइए निम्नलिखित हरित क्रांति का प्रमुख घटक नहीं था बेटा। प्रमुख घटक का मतलब बेहतर सिंचाई हो, हाँ ये तो रहेगा। उन्नत किस्म की बीज हो, ये भी रहेगा। रासायनिक कीटनाशक हो, इसी के लिए तो उर्वरक क्षमता गिर गई, खैर ये भी था। महंगा ऋण प्रबंधन नहीं था, यही गलत है, लेकिन यही आंसर भी है आपका, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन के बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। सदाबहार क्रांति, ये वर्ड याद रखिएगा, और तो जो सारा कुछ है वो अपने जगह पे है, ठीक है ना। सदाबहार क्रांति के रूप में डॉक्टर एम स्वामीनाथन साहब थे। कौन थे? डॉक्टर एम स्वामीनाथन थे। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलांग किस देश के निवासी थे? बताइएगा। वैसे ये भारत के तो नहीं थे, ठीक है ना, और किसी देश के हो सकते हैं, भारत के नहीं होंगे, ये अमेरिका के थे। ये सब सारे शब्द मैंने, ये सब छोटे छोटे जो शब्द आपको लग रहा होगा अरे ये तो पहली बार सुना हो, नहीं, आप पहली बार नहीं सुने हैं, आप बहुत पहले को सुन लेना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने होगा क्लासें नहीं किया। उस क्लास को आप करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे आप लोग, ठीक है ना। उस क्लास को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। चलिए, अब 10 नंबर सवाल के, हरित क्रांति के आरंभिक स्थल के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? बताइएगा। हरित क्रांति के प्रारंभिक स्थल के रूप में, मतलब प्रारंभ में सबसे पहले कौन से राज्य को चुना गया था? तो ये सवाल तो आप लोग हैंडल कर लेंगे, वो होगा पंजाब का राज्य हो जाएगा। भारत में किस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, ये भी मैंने वहां पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। चलिएगा, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, मैंने बताया नहीं है इसीलिए क्योंकि मुझे पता था नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, आप लोग हैंडल कर जाएंगे। सो क्वेश्चन के फॉर्मेशन में आपको मिल गया ये, और इस वे में याद करना बड़ा आसान होता है। 1970 में किया गया था। कब किया गया था? 1970 में किया गया था। बहुत अच्छे, गुड, शाबाश। 12 नंबर सवाल तक आप लोगों ने हैंडल कर लिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के सूत्रधार है? देखिए, ऑपरेशन फ्लड कब किया गया ये भी आप लोगों को पता चल गया, किससे संबंधित है इससे भी आपको पता चल गया, सूत्रपात इसका किसने किया था, सूत्रधार या पात कह लीजिए, किसने किया था ये भी आपको यहाँ पे पता चल गया। मतलब ये पूरा क्वेश्चन फॉर्मेशन आपको आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब थे। अब कब लाया गया था? तो 1970 में। किसके लिए लाया गया था? तो श्वेत क्रांति। श्वेत का मतलब होता है किससे? दुग्ध से संबंधित है। दूध किसे कहते हैं? तो आप लोग पीते हैं, उसी को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? देखिए, अभी बता दिए, फिर से वही बात हो गई। निम्नलिखित में से मिलिट्री डेयरी फार्म, बेटा मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना कब की गई थी? शायद ये क्वेश्चन पहली बार टकरा रहा होगा आप लोगों से। मिलिट्री डेयरी फार्म की शुरुआत कब की गई थी? बहुत अच्छी तरीके से बताइएगा, कब की गई थी? बताइए, जल्दी करिए। चलिए, बता दिया होगा, 1889 ईस्वी में किया गया था। 1889। भारत में पशु गणना कितने वर्ष में की जाती है और पशु के हिसाब से कौन सा राज्य सबसे ज्यादा है? पशु के हिसाब से, पशु के दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए किस राज्य में सबसे ज्यादा है, यह कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं चेक करूंगा, इसमें देखता हूं किसको कितनी जानकारी है। चलिए, बताइएगा कितने वर्ष के बाद होती है? बहुत अच्छा, बहुत भयानक गर्मी है, 5 वर्ष के बाद होती है। वैसे तो 4 वर्ष के बाद होना चाहिए, वैसे 5 वर्ष बता रहे हैं। निम्न में से किस वर्ष में भारत में संघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया था? सघन है। चलिए बताइएगा, सघन पशु कार्यक्रम चलाया गया था, बहुत अच्छी तरीके से। चलिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, 64 से 65 ईस्वी में चला। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। दुग्ध कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है बेटा, 26 नवंबर को दुग्ध ऑपरेशन दिवस या दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइएगा, दुग्ध ऑपरेशन मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस वैज्ञानिक के जन्म दिवस को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, अब देख लीजिए, नाम आपको पहले ही बताया जा चुका है, यदि आप हैंडल कर पाए तो समझ पा रहे होंगे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मनाया जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब के। निम्नलिखित में से किस देश का दुग्ध उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान है? प्रथम स्थान विश्व में पूछ रहा है, तो बताइएगा प्रथम स्थान के रूप में कौन सा देश आ जाएगा? तो आप लोगों को बताने की क्या जरूरत है, आप लोग खुद ब खुद जान रहे हैं, विश्व में भारत ही है दूध उत्पादन में। लेकिन यार, दूध उत्पादन में भारत है, कुपोषण में भी भारत है, और जनन प्रजनन क्षमता भी इनकी इसी तरह से गिरती हुई जा रही है। जब दूध इतना पी रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं?
निम्नलिखित में से किस वर्ष द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात स्टेट बैंक नाम दिया गया? तो बताइएगा। सवाल तो बहुत अच्छा है और ये सब मैंने आप लोगों को इससे पहले स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, इंपीरियल बैंक, 1870 बैंक, बैंक के पूरे संबंधित सवाल सारे कुछ मैंने प्रीवियस ईयर में करवाया। जब पढ़ने में मन नहीं लगता है तो कभी काल वहां पे जाया करिए देखने के लिए, ठीक है ना। तो वहां पे भी देखा करिएगा। तो ये 1955 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 1955 में किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल लगाइएगा, 59 में स्टेट बैंक अधिनियम बनाकर कितने बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था? बताइएगा। 59 है तो गलत दिया हुआ है। चलिए बताइएगा, एक बार पढ़े फिर से। कहना क्या चाह रहा है? वर्ष 1859 में स्टेट बैंक अधिनियम बनाकर कितने को क्षेत्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बताइए। आज तक आप लोग कितना जानते हो? 14 जानते हो और 6 जानते हो, लेकिन आज एक नया खुलासा आप लोगों के बीच में और हो जाएगा। उस क्वेश्चन का नाम होगा 8 बैंक होंगे। ये डेट याद रखिएगा 1959 का, एक डेट याद रखिएगा 1969 का, एक डेट याद रखिएगा 1980 का। यहाँ पे कितने बैंक थे? 6 बैंक थे। यहाँ कितने बैंक थे? 14 बैंक थे। यहाँ कितने बैंक थे? तो 8 बैंक थे, ठीक है ना। इसमें से कितना कम है तो आप खुद ही समझ पा रहे हो, 6 प्लस है और इधर कितना कम है, 8 में 6 जोड़ा गया। बस ऐसे करके आप याद कर सकते हो, यदि याद करना चाहो तो बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है? मेरुदंड का मतलब बेटा समझ रहे हो, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी कौन है इसमें से? चलिए बताइए, जल्दी करिए। रीढ़ की हड्डी कौन हो जाएगा? कृषि क्षेत्र है बेटा। कृषि क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी पे डिपेंड रहती है। कितने करोड़ से ज्यादा जमा पूंजी वाले 14 बैंकों का जुलाई 18, ये तो बताया था नहीं। अच्छा, बैंक का 14 बैंक बताए थे, पैसा नहीं बताया है ना। चलिए हाँ, ये तो सवाल बताइएगा। राष्ट्रीयकरण किया गया था। जल्दी बताइए, इस सवाल का जवाब बताइए, क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, जल्दी करिए, क्या हो जाएगा? 24 नंबर सवाल तक पहुंचा दिया आप लोगों को। चलिए बताइएगा, 24 नंबर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 50 करोड़ था बेटा। कितना था? 50 करोड़ रुपए के राशि से आप लोगों का बैंक किया गया था, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए, सितंबर 1993 में किस बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया था? बताइएगा, किस बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया था? जल्दी बताइए, सवाल का जवाब बताइए, किस बैंक को कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कर दिया गया था। चलिए, मैंने कहा था आप लोगों को 50 सवाल कराने के लिए, लेकिन बहुत भयंकर गर्मी है, इसकी वजह से एक क्लास कैंसिल कर रहे हैं। अभी इतना गर्मी है। अब हम लोग केवल 25 क्लास करेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में यहीं से शुरुआत करेंगे। तो इससे पहले डाटा जान लेते हैं, और भी आगे जो डाटा हमने बनाया हुआ था उस डाटा के बारे में जानकारी ले लिया जाए, फिर हम लोग क्लास को ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। सवाल मैंने 150 सवाल बनाया था एक ही बार क्लास करवाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखिए, ये पूरे सवाल मैंने बना के रखे हैं और आपको इसके नीचे डाटा मिलता जाएगा। वो डाटा हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। देखिए, बैंक से संबंधित पूरा डाटा है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो जाए। 1 मिनट, जूम कर दिया जाए, जूम कर दिया जाए। इस बात को ध्यान रखा जाए कि बच्चों को पढ़ने में असहजता ना हो, तो जूम कर दिया जाए कंप्यूटर महोदय। चलिए, जूम हो गया। देखिएगा, बैंक का राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। बैंक के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। बैंक निजी क्षेत्र द्वारा प्रतिबंधित और संचालित किए जाते थे। पहले क्या किए जाते थे? बैंक निजी क्षेत्रों के द्वारा किए जाते थे। ऐसे में बैंकिंग सुविधा की पहुंच बहुत सीमित हो गई थी। अब आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंक का राष्ट्रीयकरण क्यों किया जा रहा है। यह बात ध्यान रखिएगा, बैंक का राष्ट्रीयकरण क्यों किया जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बहुत सीमित होगी, ये बात याद रखिएगा। सरकार को संसाधनों ऐसे निर्देश करने की जरूरत थी जिससे ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। देखिए भैया, जीवन में पैसा नहीं है तो कोई पहचानता नहीं है। सबसे बड़ा रुपया है और सबसे बड़ा रुपया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्थव्यवस्था के व्यवस्थित विकास के लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में आ रही पूंजी एक निश्चित हद तक सरकार के नियंत्रण में रहे, नहीं तो प्राइवेटाइजेशन कब कौन क्या कर जाएगा, क्राइसिस बढ़ जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1770 ईस्वी में यूरोप प्रबंधन के तहत, यूरोप प्रबंधन के उस समय भारत गुलामों का जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का यह पहला बैंक बनाया गया जो कलकत्ता में स्थापित है। ये डाटा नोट कर लीजिएगा। सर लिखेंगे कैसे? तो आप लिखने के लिए सबसे पहले ऐसे लिखिएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
बैंकों का राष्ट्रीयकरण में लिखिएगा उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य क्या थे बेटा, तो बहुत सीमित क्षेत्र में था, इसी के लिए संसाधनों पे सरकार के नियंत्रणों के साथ साथ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके, लिक्विडिटी बढ़ाया सके, लिक्विडिटी मतलब पैसे की तरलता को बढ़ाया जा सके जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले सकें, कंजप्शन बढ़ाया जा सके और डिमांड बढ़ाया जा सके। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसी के लिए उद्देश्य लिख दीजिएगा, अर्थव्यवस्था ये लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा 1770 यूरोप प्रबंधन के तहत बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था, हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता में था, स्थापित पहला बैंक भी था, ये स्थापित पहला बैंक भी था, ये भी एक बहुत अच्छा डाटा है आपका। 1806 ईस्वी में ये लिखिएगा, 1806 ईस्वी में स्थापित भारत में पहला प्रेसिडेंटी बैंक ऑफ बंगाल को खोला गया था। अब ये पूछेगा बैंक ऑफ बंगाल को कब खोला गया था, प्रेसिडेंसी के बैंक, तो वो कलकत्ता में खोला गया था। कब खोला गया था, 1806 ईस्वी में खोला गया था। बैंक ऑफ बंगाल के पश्चात 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे खोल दिया गया था। कब किया गया था, बैंक ऑफ बॉम्बे खोल दिया गया था। और 43 में बैंक ऑफ मद्रास खोल दिया गया था। ये तीनों बैंक अस्तित्व में आ गए, लेकिन कुछ समय चलते चलते ये तीनों बैंकों को एक बैंकों में मिला दिया गया है। मिलाने का कार्यक्रम मोदी सरकार का आज नहीं है, ये तो चल रहा है अंग्रेजों से। इसको मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। देखिएगा इन तीनों बैंकों को बेटा, देखिएगा इन तीनों बैंकों को बंगाल को मिलाया गया, बंगाल को मिलाया गया और किसको मिलाया गया, बंगाल को और बॉम्बे को और मद्रास को मिला के क्या कर दिया गया, इन तीनों को मिला के एक बैंक बनाया गया। कब, 1921 में। उस बैंक का नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 3 बैंक बना दिए गए। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। 1865 में, बात को ध्यान रखिएगा, 1865 को इलाहाबाद बैंक भारत का पहला ज्वाइंट बैंक बना। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे पहला ज्वाइंट बैंक कौन है, तो वो इलाहाबाद का बैंक है। कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था। ये बात याद रखेंगे आप लोग, आई होप याद ही रहेगा। 1881 में स्थापित प्रथम भारतीय ज्वाइंट बैंक, प्रथम भारतीय ज्वाइंट बैंक कौन था, अवध कमर्शियल बैंक था। यह सीमित दायित्व वाला, यह सीमित दायित्व वाला, ये भी नोट करिएगा, सीमित दायित्व वाला पहला भारतीय बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय बोर्ड द्वारा स्थापित बैंक कौन था, तो अवध कमर्शियल बैंक था। ये बात आप लोगों को पता चल गया होगा। 1894 में कौन था, प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला बैंक कहा जाता है, इसको कहा जाता है पंजाब नेशनल बैंक। इसको क्या कहा जाता है, पंजाब नेशनल बैंक कहा जाता है। पंजाब नेशनल बैंक क्यों कहा जाता है, पंजाब नेशनल भारतीय प्रबंधन के द्वारा, पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन के द्वारा 1894 में पंजाब नेशनल बैंक को स्थापित किया गया। ये बात आप लोग नोट कर लिए होंगे। 1911 में स्थापित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भारत के पूर्ण अस्तित्व, मतलब पूर्ण रूप से अस्तित्व प्रबंधन वाला प्रथम भारतीय वाणिज्यिक बैंक कहा गया था। देखिएगा वहां पे पूर्ण प्रबंधन तो किया है, बैंक है वो स्थापित वाला, लेकिन पूर्ण वाणिज्यिक बैंक कौन है, तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ये पूर्ण स्वामित्व तो भारत का प्रबंधन तो कर ही रहा है, लेकिन वाणिज्य बैंक कौन है, भारत का पहला वाणिज्य बैंक 1911 में कौन आएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रुपया है बेटा, 1957 में तक 216 आनों में विभाजित रहा। कितने आनों में विभाजित रहा, 16 आनों में। परंतु 57 में 1 रुपए की गणना 100 समान पैसे में किया गया था। 100 समान पैसे में 1 रुपया का गणना कर दिया गया था। बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, मतलब बता नहीं सकते, मैं गर्मी से भीग चुका हूं यहाँ पे। चलिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, सभी सिक्कों की ढलाई केंद्र सरकार के टकसाल के द्वारा किया जाता था। नियंत्रण कौन करता था, तो आरबीआई करता था। कौन करता था, आरबीआई करता था। सभी केंद्र सरकार के द्वारा सिक्कों की ढलाई की जाती। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गमित किया जाता है, तो समझ रहे होंगे उसको, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। जबकि 1 रुपए से अधिक नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा क्या किए जाते हैं, नोटों पे हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो गवर्नर साहब कहते हैं, आप लोग समझो, भारत का पहला निर्मित 1 रुपए का नोट था 1949 ईस्वी में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1949 में।
1,000 रुपये देखिएगा, 1,000 रुपये 500 रुपये के नोटों को 8 नवंबर 2016 को अवैध रूप से मुद्रा के रूप में बंद कर दिया गया था, जिसे रुपए का विमुद्रीकरण कहा जाता है। सर ये सब बता क्यों नहीं रहे भैया? देखिएगा 500 रुपये को सरकार ने बंद कर दिया है, इसीलिए मैं यह डाटा आप लोगों को नोट्स करा दे रहा हूं। सरकार यदि ऐतिहासिक रूप को परिदर्शित करना चाहेगी एग्जामिनर, तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप लगा पाएंगे, ठीक है ना? तो पुरानी बातें याद कर लीजिएगा, वैसे नई बातें पूछेगा नहीं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा करंट में रहता है जो शब्द, उसको सर गवर्नमेंट पूछती तो नहीं है, लेकिन उसके रिलेवेंट में हिस्ट्री के बारे में जरूर बातें कर लेती है। तो ये चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। 200 रुपये के नोट पर सांची मध्य प्रदेश है बेटा, और 100 रुपये पे रानी की वावा बेटा, रानी वावा पटना गुजरात में है। 50 रुपये पे हम्पी है, और 50 रुपये पे हम्पी जो कर्नाटक में। 10 रुपये में सूर्य मंदिर कोणार्क में है, और 20 रुपये के नोट पे एलोरा है। तो ये पूरी बातें याद रखनी। हाँ भैया, वीडियो को रोकिए, लिखिए और याद करिए ठीक से, ठीक है ना? एक बिल्कुल बेहतर तरीके से याद करते चलिए इसको। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही तो बहुत अच्छा। 1955 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। यही सवाल आप लोगों ने ऊपर लगाया है बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, हाइलाइटर ले लेते हैं तो अच्छा दिखता है आप लोगों को। देखिए ये बैंक दिखेगा, नाम बदल दिया गया, कब बदला गया? 55 में। ये बात समझ। 59 में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम बनाया गया था। यही सवाल आप लोग लगाए। थोड़ा पतला कर देते हैं भाई, बहुत चौड़ा हो गया है। चलिए, तो ये बेटा बनाया गया था। तो 8 बैंक थे, ये भी आप लोगों ने अभी सवाल को हैंडल किया है। इस बैंक के नाम में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। नाम मत याद करिएगा, छोड़ दीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है। फिर देखिएगा, फिर सवाल आप लोगों ने क्या लगाया है? 50 करोड़ से ज्यादा की पूंजीपति में 14 बैंकों को 69 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। नाम याद करना है क्या सर? ये सब नाम याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे बर्बली आप एक बार देख लीजिएगा जानकारी के लिए, मतलब जानकारी रहे 14 बैंक कौन कौन से थे। सवाल इनसे पूछता नहीं है अमूमन, अभी तक तो मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन मर्जर की कहानी है, थोड़ा सा दिमाग किसी का रौत जाए तो कम से कम एक बार देख लीजिए। वहां जाने के बाद ऐसा लगे कि चलो गेस तो मार सकते हैं, इस वे में देखिएगा, रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा 14 बैंक उपयुक्त के अलावा 200 करोड़ से की पूंजी जमा। देखिए 200 करोड़ याद कर लीजिए। अभी ये मत कहिएगा सर इसको याद करना। 6 बैंकों का अप्रैल 1980 में राष्ट्रीयकरण किया। हाँ, ये 6 याद कर लीजिएगा, क्योंकि छोटा डाटा है, पूछा जा सकता है। नहीं भी पूछा जाए तो भी याद कर लीजिएगा। आंध्रा बैंक, पंजाब बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक। तो ये सब 6 डाटा। तो जहाँ छोटा डाटा रहता है ना, तो एग्जामिनर को भी लगता है यार इतना तो पढ़ा जा सकता है, बच्चा पढ़ा होगा तो लगा ले जाएगा। तो वही बात हम कर रहे हैं। देखिएगा सितंबर 1993 में घाटे में चले गए। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। राष्ट्रीय बैंककरण करके 19 बैंक घटा के कर दिया गया। 93 में कितने बैंक हो गए थे? 19 बैंक। ये सब बात याद रखिएगा। 19 बैंक वैसे सवाल बनते नहीं है अमूमन, लेकिन अब ध्यान रखिएगा 12 बैंक घटा के कर दिए गए हैं। 12 कितने बैंक कर दिए गए हैं? 12 बैंक कर दिए गए हैं अप्रैल 2020 में। बस इससे ज्यादा यहाँ पे ये जितने बैंक है इनका नाम याद करना, कुछ भी नहीं याद करना है, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। इस विलय को पूरा करने के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पंजाब नेशनल बैंक। ये डाटा आपको यदि रटना होगा तो एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोकिएगा और इसको चेक कर लीजिएगा कि सर इसको पढ़ लेते हैं। कभी गलती से भी यदि टकराहट हो जाए तो हम आवाज दे पाए तो हाँ पढ़ लीजिएगा, मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा। बहुत भयंकर हो गया, थोड़ा सा मुझे जूम आउट करने दीजिए, इसको जूम आउट करने दीजिए बेटा, थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे जिससे पढ़ने में सहजता हो जाएगी। बहुत अच्छे। चलिए, तो इंडियन बैंक, आप ये 12 बैंक सार्वजनिक बैंक है, तो इन बैंकों का नाम याद रखना चाहते हैं तो आप रख लीजिएगा, वैसे कोई बुराई नहीं है। बैंकों के समेकन प्रक्रिया 17 के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक इंडिया के 79 में 5 में विलय कर दिया गया है और तत्पश्चात SBI नाम दिया गया। ध्यान देखिएगा, SBI में 5 बैंकों को मर्जर किया गया, ये बात याद रखिएगा, और SBI नाम है इसका, ये बात आपको बहुत। अब SBI का फुल फॉर्म देखते हैं किसको किसको जानकारी है। कमेंट सेक्शन में SBI इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप जरूर मेंशन करिएगा, मैं चेक करूंगा, ठीक है ना। वर्ष 1994 में स्वयं भारत सरकार ने निजी बैंकों को खोलने की इजाज़त दे दी है
और इस दौरान पहला निजी बैंक यूटीआई बैंक हो जाएगा बेटा, ये भी बात याद रखिएगा। 1994 में निजी बैंक यूटीआई बैंक सबसे पहला बैंक हो जाएगा। बहुत अच्छा जानकारी मिली है। यदि आप इस डाटा से यदि खुश हैं, रियली आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहे हैं, तो प्लीज़ इस बात को ज़रूर मेंशन करिएगा। क्या मेंशन करें सर? मेंशन यही करिएगा कि आप इस डाटा को लेके बहुत गंभीर रूप से काम कर रहे हैं और आप इस डाटा से बहुत अच्छी तरीके से सॉरी जानकारी मिल रही है और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात को लेके। ठीक है ना, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आरबीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए सर। तो हाँ, आरबीआई के बारे में जानकारी ले लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का फुल नेम होता है। यह देश का केंद्रीय बैंक है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। 1926 में गठित हिमिल्टन है बेटा, हिमिल्टन, देखिएगा यह बात याद रखिएगा। हिमिल्टन को अनुवांशिक कि भारत में केंद्रीय बैंक गठन किया गया था। इसी के आधार पर अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को, ये डाटा लिख लीजिएगा, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया, ये बात याद रखिएगा। और जनवरी में इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है ना, 1 जनवरी 1949 को। स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन से? सीडी देशमुख थे। बहुत अच्छा डाटा, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, अर्थव्यवस्था में इससे बढ़िया डाटा यदि कोई वीडियो प्रोवाइड करा पाए तो आप खुद मेंशन करिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का शाख नियंत्रण 2 विधियों से होता है। ये 2 विधियां कौन कौन सी हैं? एक तो गुणात्मक, जिसको चयनात्मक नियंत्रण कहा जाता है, एक मात्रात्मक, जिसको परिणाम आत्मक नियंत्रण कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। अब इस डाटा को पढ़ लीजिएगा। गुणात्मक शाख नियंत्रण आरबीआई किसी विशेष शाख नियंत्रण के लिए करती है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बस ये डाटा थे आप लोगों को जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से शेयर कर दिया है। जितने लोग अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं प्लीज़ कर दिया करिए, जिससे एक मोटिवेशनल फैक्टर बने। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सवाल किस पैटर्न पे चाहिए। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजा ले रहे होंगे, एंजॉय करते रहिए। जीवन में सफल होना खुश होने से भी ज़्यादा अचीवमेंट तो है, लेकिन खुश होने से ज़्यादा अचीवमेंट, सक्सेस होने से ज़्यादा अचीवमेंट यदि खुश रह रहे हो, क्योंकि खुशी तो आपको हमेशा रखना पड़ता है, अचीवमेंट तो आपको कुछ समय के बाद मिल ही जाएगी यदि आप हमेशा खुश हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर? मतलब मैं लास्ट में यही कहना चाह रहा हूँ, खुशी का अगला परिणाम ही अचीवमेंट है। लव यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए।